सी इंटर की क्लासेस राइट। तो दोस्तों मेरा नाम है आदित्य कुमार कर्ण और मैं एक सी ए फाइनल स्टूडेंट हूँ। और दोस्तों मेरा इंटरेस्ट काफ़ी फ़ाइनेंस में है, मतलब फ़ाइनेंस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैंने ये डिसाइड करा कि मैं अपना करियर स्टार्ट क्लास से करूँ, मतलब टीचिंग प्रोफेशन से करूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ इंटर की फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स और फाइनेंस को पढ़ाऊँगा राइट। तो पहले हम देखेंगे दैट इज़ यहाँ पे जो 60 मार्क्स का हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसको। तो दोस्तों पहला चैप्टर मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि 10 to 15 मार्क्स का आपकी वेटेड स्किल से है, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राइट। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें चैप्टर के ऊपर भी, जैसे कि दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, डिटर्मिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल्स राइट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पेएबल मैनेजमेंट, फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, फिर कैश ट्रेजरी मैनेजमेंट राइट, फंक्शंस इन ट्रेजरी डिपार्टमेंट, ट्रेजरी मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट एंड मॉडल्स राइट। फिर इसका रिसीवेबल मैनेजमेंट, ये सब सर ये सब आपके जितने भी हैं ये सब क्या है, दैट इज़ आपके चैप्टर के ओवरव्यू हैं। और इसको हम क्या करेंगे, बारी बारी करके देखेंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए मेरे साथ। इस चैप्टर को दोस्तों 6 यूनिट्स में डिवाइड किया गया, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट राइट, ट्रेजरी इन द बेसिकली कैश मैनेजमेंट, फिर इसका मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, मैनेजमेंट ऑफ पेएबल एंड द फाइनेंसिंग जो था वर्किंग कैपिटल। तो अगर हम देखें दैट इज़ यहाँ पे इंट्रोडक्शन अगर हम देखें दैट इज़ यहाँ पे मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। दोस्तों वर्किंग कैपिटल क्या होता है इन अकाउंटिंग टर्म्स होता है, वर्किंग कैपिटल डिफाइंस द डिफरेंस बिटवीन द करंट एसेट्स एंड द बेसिकली करंट लायबिलिटी राइट। इफ वी ब्रेक डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल वी विल फाइंड द वर्किंग कैपिटल एज फॉलोज। जैसे कि हम जानते हैं दैट इज़ यहाँ पे वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, करंट एसेट्स माइनस द करंट लायबिलिटी राइट। ये दोस्तों काफ़ी बेसिक रहा, ठीक है, काफ़ी बेसिक्स राइट। फिर इसका करंट एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट्स होता है दैट इज इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज और इंटेंडेड टू बी सोल्ड और कंज्यूम्ड इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। मतलब किसी भी एसेट्स को आप रियलाइज कर सकते हैं या फिर इंटेंड टू बी सोल्ड बेच सकते हैं या फिर कंज्यूम कर सकते हैं द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द एंटिटी और विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। रिपोर्टिंग पीरियड मीन्स 31 मार्च जो आपकी क्लोजिंग डेट ऑफ बैलेंस शीट होती है राइट, विच एवर इज़ लॉन्गर, जो इसमें से जो सबसे ज़्यादा हायर पीरियड रहेगी उसे हम यहाँ पे करंट एसेट्स में, दैट इज़ मतलब कि जो एसेट्स की पीरियड, एक तो आपके ऑपरेटिंग साइकिल, दूसरे नंबर होगा दैट इज़ 12 मंथ्स, विच एवर इज़ लॉन्गर जो रहेगा उसे आप करंट एसेट्स मानोगे राइट। फिर कह रहा है कि दैट इज़ यहाँ पे फिर कह रहा है कि assets is held primarily for the purpose of trading in the ordinary course of business, ठीक है, and for the purpose of working capital management current assets of an entity can be grouped into the following categories। जैसे कि इसके एग्जांपल क्या क्या होता है करंट एसेट्स का, जो आपने जब भी अपने बैलेंस शीट जो अपने फाउंडेशन में या फिर 12th में जो बनाया होगा, तो जब बैलेंस शीट आइटम में तो करंट एसेट्स में क्या क्या डालते हैं, एक तो दैट आपका आता है आपके डेटर्स हो गए, बिल्स रिसीवेबल हो गए, बिल्स पेबल हो गए, इन्वेंट्री हो गया, इन्वेंट्री में आपके रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल WIP में फिनिश गुड्स होता है राइट। फिर उसके बाद आपके एडवांसेस एंड द प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब चीज़ें आपकी क्या आती है, दैट इज़ आपके करंट एसेट्स में आ जाती है। फिर अदर करंट एसेट्स में ऑल्सो इंक्लूड द लाइक द शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड एनी अदर एक्रूड रेवेन्यू। फिर बात करते हैं दैट इज़ यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज क्या है, करंट लाइबिलिटीज क्लासिफाइड एज अ करंट एसेट्स व्हेन liability can be classified as current when it is expected to be settled in the normal operating cycle of the entity or within 12 months after the reporting period, whichever is longer. It is settled either by the use of the current assets or by creation of the new current liability for the purpose of working capital management। सेम चीज़ है, मतलब कि जैसे हमने करंट एसेट्स में देखा, वर्किंग करंट लाइबिलिटीज़ की भी सेम डेफिनेशन है कि करंट लाइबिलिटीज़ उन एसेट्स को हम कहेंगे जिसकी उन लाइबिलिटीज़ को कहेंगे जो कि एक तो दैट इज़ आपकी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में सेटल्ड होने वाली है, और दूसरा नंबर जिसकी पीरियड है दैट इज़ यहाँ पे 12 मंथ्स के अंदर है जो सेटल होने वाले, विच एवर इज़ लॉन्गर, उसे हम यहाँ पे करंट लाइबिलिटी कहेंगे। फॉर द पर्पस ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करंट लाइबिलिटीज ऑफ एन एंटिटी कैन बी ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। जैसे कि आपके पेबल्स हो गए, ट्रेड पेबल एंड द बिल्स पेबल, फिर इसका आउटस्टैंडिंग पेमेंट, वेजेस, सैलरी, ओवरहेड्स एंड द अदर एक्सपेंसेस। फिर कह रहा है कि अदर करंट लाइबिलिटीज में ऑल्सो इंक्लूड द बेसिकली शॉर्ट टर्म, जो तुम बेसिकली शॉर्ट टर्म्स ना, दैट इज other current liabilities may also include the basically short term borrowings and the current portions of the long term debts and the short term provisions that are payable within the 12 months na, that is such as the provision for taxes, for working capital management right।
Working capital management is a process which is designed to ensure that the basically organizations operate efficiently by monitoring and utilizing the current assets and current liability to the best effect. मतलब कहने का वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक तरह का प्रोसेस है जो कि विच इज डिजाइंस टू इंश्योर दैट कि ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट एफिशिएंटली बाय मॉनिटरिंग एंड यूटिलाइजिंग द करंट एसेट्स एंड द करंट लाइबिलिटी टू द बेस्ट इफेक्ट के हिसाब से दैट इज अपना मैनेजमेंट जो है दैट इज जो फाइनेंस मैनेजर है किसी कंपनी का वो क्या करेगा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को इफेक्टिवली बाय मॉनिटरिंग इफेक्टिवली रिसोर्सेज को यूज़ करके चीज़ें क्या करेंगे नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशन से उसको आगे कंटिन्यू करेगा. The concept of working capital can also be included through the basically two angles. एक तो that is आपकी on the basis of value, on the basis of on the basis of value and that is on the basis of value that is gross and net and on the basis of time that is permanent fluctuation. वैल्यू किसको बोलेंगे दैट इज फ्रॉम द वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू वर्किंग कैपिटल कैन बी डिफाइन एज द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और द नेट वर्किंग कैपिटल. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल refers to the firm की investment in the current assets, right? Net working capital refers to the difference between the current assets and the current liability, and the positive working capital indicates the company ability to pay the short term liabilities, right? तो पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है कंपनी अपने करंट लाइबिलिटीज़ को दैट इज़ मीट करने के लिए उसको पे करने के लिए दैट इज़ क्या कैपेबल है. तो ये आपकी उसकी पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा सरप्लस पड़े हुए हैं. ऑन द अदर हैंड नेगेटिव वर्किंग कैपिटल शो द इनएबिलिटी ऑफ द एंटिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस. और जो आपकी जो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है ये क्या बताता है दैट इज़ की कंपनी जो है अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को भी यहाँ तक पे नहीं कर पा रही मतलब कंपनी का इतना बुरा हाल हो रखा है. तो इसे बोलेंगे नेगेटिव वर्किंग कैपिटल मतलब कंपनी क्या लॉस मेकिंग है. फिर टाइम की बात अगर हम करें दैट इज़ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू टाइम working capital can be divided into the two categories. First of all, that is permanent and the fluctuating, right? Permanent working capital refers to the base working capital. Permanent working capital जो है आपकी refers to the base working capital which is the minimum level of investment in the current assets that is carried by the entity at all the times to carry day-to-day activities, right? And it is generally stay invested in the business unless the basically operations are scaled up and down and permanently, which would also result in the increase or decrease in the permanent working capital. It is generally financed by the long term source of the finance. इससे क्या मतलब हुआ जो टेम्पोररी जो आपकी ये जो आप देख रहे हो परमानेंट वर्किंग कैपिटल का मतलब रिफर्स टू द बेस वर्किंग कैपिटल विच इज़ द मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट. मतलब कम से कम एक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए किसके करंट एसेट्स में होनी चाहिए दैट इज कैरिड आउट बाय द एंटिटी एट ऑल द टाइम्स इट्स डे टू डे एक्टिविटी. मतलब कम से कम एक तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल में तो कम से कम इतना तो सरप्लस होना चाहिए कि कंपनी अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर पाए अपनी बिजनेस रन कर पाए. इट इज़ जनरली स्टे इन्वेस्टेड इन द बिजनेस मतलब कुछ कुछ पैसा कहीं से आता रहे जिससे कि हम बिजनेस में उसे डालते जाएँ. अनलेस दी ऑपरेशन आर स्केल्ड अप और डाउन जब तक कि कोई ऑपरेशन को बंद ना कर दिया जाए या फिर कोई हमारा ऑपरेशन बंद मतलब डाउन ना चला जाए कहने का मतलब कहीं स्ट्राइक हो जाए या कुछ भी ऐसे कुछ जिसकी वजह से हमें ऑपरेशन को बंद करना पड़े. Which would result in the increase or decrease in the permanent working capital. It is generally financed by the long term source of finance जैसे कि कोई बड़े बड़े long term लोन लेना 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के लिए. Temporary working capital refers to that part of working capital which is required by an entity in addition to the permanent working capital. अब ये समझो temporary working capital का मतलब क्या हो गया. आपके परमानेंट वर्किंग कैपिटल आपके बेस वर्किंग कैपिटल है लेकिन उससे ऊपर इन एडिशन टू द परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज कॉल्ड द टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, राइट. इससे क्या होगा कि आपके एडिशनल आपके पास फंड रहेंगे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल और फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल which is used to finance the short term working capital requirement which arises due to fluctuation in sales volume. ये तब होते जब आपकी सेल्स राइज हो जाती है कभी अचानक से मतलब अचानक से कि जब आपकी बिजनेस धीरे धीरे ग्रो कर रही है तब आपकी सेल्स राइज हो जाए तो जो सेल्स जो आपकी जो प्रॉफिट होगी जो आपके ऑपरेशन से जो प्रॉफिट होंगे वो क्या होंगे दैट इज़ वो आपके जो आपके टेम्पररी जो आपके परमानेंट वर्किंग कैपिटल थी उसको क्या कर उससे वो इन एडिशन दैट इज बढ़ मतलब उससे बढ़ जाएगा, राइट. तो ये आपकी हो गया दैट इज टेम्पररी वर्किंग कैपिटल. फिर इसके बाद फॉलोइंग डायग्राम शो द परमानेंट एंड टेम्पररी और फ्लक्चुएटिंग और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, राइट. बोथ द काइंड ऑफ वर्किंग कैपिटल ये आपको दिखा रहा है दैट इज क्या कि ये परमानेंट है. परमानेंट का मतलब देख रहे हो ये यहाँ पे
ये ऐसे नीचे जा रहा है, ऐसे होकर के फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे, ये परमानेंट हो गया। लेकिन टेम्प्रोरी क्या हो गया, दैट इज़ ये यहीं तक ही आएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, दैट इज़ यहाँ पे वोलेटाइल है, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे करके फ्लक्चुएट भी होगा। एक तो ये हो गया जो हम हॉरिजॉन्टल वे में देख रहे हैं, ठीक है। फिर एक हो गया दैट इज़ आपका ये भी एक तरीका है। तो ये हमारा परमानेंट हो गया और ये हमारा टेम्प्रोरी हो गया, ठीक है। फिर हम आते हैं बोथ द काइंड ऑफ वर्किंग कैपिटल दैट इज परमानेंट एंड फ्लक्चुएटिंग आर द नेसेसरी टू फैसिलिटेट द प्रोडक्शन दिस इज थ्रू द ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। फिर हम आते हैं दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि वर्किंग कैपिटल के दैट इज सिग्निफिकेंस क्या है। द इम्पोर्टेंस ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल, मतलब किसी भी कंपनी में एक एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल होना कितना इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ हम देखेंगे, राइट। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज असेंशियल टास्क। मैनेजमेंट मतलब किसी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना क्या है कि एक असेंशियल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है टू फाइनेंस मैनेजर के लिए। बेसिकली रोल होता है फाइनेंस मैनेजर का इसमें। तो he has to ensure that the amount of working capital available is neither too large nor too small for its requirement। तो उसको ये इंश्योर करना है कि भैया कंपनी में जो पैसे हैं वो या तो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए ताकि बिजनेस में दिक्कत करने आए। ज़्यादा हो कहते हैं, कहने का मतलब भैया हमें 100 करोड़ रुपए चाहिए लेकिन पड़े हमारे पास 500 करोड़, तो 400 करोड़ तो हमारे पास आइडल पड़े हैं वो, तो ये भी हमारे लिए नुकसान है। और दूसरी चीज़ क्या है, दैट इज़ यहाँ पे अगर शॉर्ट अगर पड़ जाती है पैसे, सपोज कि जो यहाँ पे बोला गया था कि नीदर टू लार्ज नॉट टू स्मॉल, पैसा है ही नहीं, पैसा बहुत कम है, चाहिए 100 करोड़ रुपए, है हमारे पास 50 करोड़ रुपए या 40 करोड़ रुपए, तो कैसे हम अपने बिजनेस को रन करेंगे। ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये क्या है, ये एक फाइनेंस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चीज़ों को देखे समझे और एक एडिक्वेट कैपिटल को, वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करें। फिर कह रहे हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल वुड मीन दैट द कंपनी हैज़ एन आइडियल फंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड सिंस द फंड हैव अ कॉस्ट the company has to pay huge amount as interest on such fund that are used to invest in surplus working capital। होता क्या है, कंपनी जब ज़्यादा पैसे रेज कर लेती है तो वो ऑलरेडी उसके पास आइडल पड़ी है, तो ये भी देखा जाता है कि कंपनी ने अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंस कर रखी है तो उस केस में उसका इंटरेस्ट और कॉस्ट भी लग जाएगा, उसे बियर करने पड़ेंगे। मतलब आपकी कैपिटल के यूज़ तो होने रहा बट आप उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो ये भी गड़बड़ वाली बात है। तो इस केस में एडवाइस ये दिया जाता है कि दैट इज़ आपके जो आइडल कैश पड़े तो आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर दो, एफडी में डाल दो या म्यूचुअल फंड में डाल दो, या फिर आप कोई स्टॉक्स ले लो किसी कंपनी के जिससे कि रिटर्न्स आता रहे, ठीक है। तो ये चीज़ें बोला जा रहा है यहाँ पे। फिर कह रहा है कि दे अनदर वे टू लुक एट इट इज़ दैट देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, एंड इन्वॉल्व वेयर द बेसिकली कंपनी कुड हैव इन्वेस्टेड द सरप्लस फंड इन अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड अर्न सम रिटर्न ऑन द सेम, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर कह रहा है कि दैट इज़ यहाँ पे फिर कह रहा है कि वेरियस स्टडीज कंडक्टेड बाय द ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज हैव शोन दैट वन ऑफ द रीजन फॉर द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन आवर कंट्री हैज़ बीन अ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड लॉक्ड अप इन वर्किंग कैपिटल। बहुत सारे आइडल फंड ऐसे पड़े हुए रहते हैं, लेकिन जैसे कि मैं आपको बता दूँ LIC में, दोस्तों LIC के पास अरबों खरबों रुपया पड़ा है, लेकिन वो आइडल कैश पड़ा हुआ था। हो सकता है कि अब पहले तो चीज़ें थी उतनी डेवलप नहीं थी, बट आज के टाइम में जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं कि दैट इज़ वो कहीं पे अच्छे तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके या तो आपके इंडियन मार्केट में या फिर ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करके रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ें हो गई। फिर कह रहा है कि दैट इज़ यहाँ पे ओवर कैपिटलाइजेशन इम्प्लाइज दैट द कंपनी हैज़ टू लार्ज फंड फॉर इट्स रिक्वायरमेंट और रिजल्टिंग इन अ लो रेट रिटर्न, अ सिचुएशन विच इम्प्लाइज द लेस देन द ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। On the other hand, if the firm has adequate working capital, such firm runs the risk of insolvency। अगर मान लो कि दैट इज अगर फर्म्स के पास inadequate वर्किंग कैपिटल है, पैसा है ही नहीं अपने लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए, तो इस केस में किया जाए। तो इस केस में दोस्तों रिस्क यही रहता है कि कंपनी का लिक्विडेट ना हो जाए, क्योंकि जो क्रेडिटर है, आप अगर फाइनल में जाओगे तो आपको वहाँ पे एक IBC चैप्टर पढ़ाया जाएगा, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया। तो इसमें बस सिंपल सी बात ये कही गई है कि अगर किसी भी क्रेडिटर का अगर 1 करोड़ रुपए का डेट में आज के अमाउंट में अगर ड्यू है, मतलब कि आपने अगर क्रेडिटर के 1 करोड़ रुपए मार लिए, तो क्रेडिटर के पास ये राइट बन जाता है कि वो आपको IBC में घसीट लेगा और आपकी क्या की जाएगी उस केस में, दैट इज़ यहाँ पे इंसॉल्वेंसी का मतलब अगर आपके बिजनेस रिवाइव कर गया तो ठीक है, अदरवाइज वो लिक्विडेट हो जाएगा, राइट, लिक्विडेट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पे।
तो ये वही बोला गया है कि दैट इज़ यहाँ पे ऑन द इफ द फर्म हैज़ इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल तो सच firms runs the risk of insolvency and paucity of working capital may lead to situations where the firm may not able to meet its liability, and it may also mean that the company may not be holding enough inventory in order to meet out the customer's demand and hence would lose sales and eventually the some reputation as well. तो कंपनी के पास देखो लाइबिलिटी है नहीं, क्रेडिटर को पैसे देने हैं, क्रेडिटर तब तक माल नहीं देगा जब तक आप पैसे नहीं दोगे। तो अगर आप पैसे नहीं देते हो टाइम पे तो आपको इन्वेंट्री नहीं मिलेगी, इन्वेंट्री नहीं मिलेगी तो आप कस्टमर को सेल नहीं कर पाओगे, सेल नहीं कर पाओगे तो कस्टमर आपके लूज़ हो जाएंगे, लूज़ हो जाएंगे। दूसरी चीज़ सेल्स आपके कम होंगे तो आपके प्रॉफिट कम होंगे तो ऑटोमेटिकली आप इंसॉल्वेंसी में चले जाओगे यहाँ पे और आपकी रेपुटेशंस भी डाउन हो जाएगी। फिर कह रहा है कि एन ऑर्गेनाइजेशंस देयरफॉर हैज़ टू बी वेरी केयरफुल इन एस्टिमेटिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी केयरफुल होना पड़ता है। Maintaining the adequate working capital is not just important in the short term. Sufficient liquidity must be maintained in order to ensure the survival of the business in the long term as well. सिर्फ यही नहीं होता है कि एडेक्वेट वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करके चलना, आपको ये भी देखना है कि दैट इज़ आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव भी कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। When a businesses makes investment decisions, they must not consider the financial outlay involved in the acquiring the new machines or the new building। कहने का मतलब when the business makes investment decision, जब भी जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर जो बड़े मैनेजमेंट होते हैं वो जब डिसीजन लेते हैं, दे मस्ट नॉट ओनली कंसिडर द फाइनेंशियल आउटले। वो सिर्फ फाइनेंशियल आउटले के बारे में ही नहीं देखते हैं कि जैसे कि हम कोई मशीन्स खरीद रहे हैं या न्यू बिल्डिंग एक्वायर कर रहे हैं ये सब, बट मस्ट ऑल्सो टेक अकाउंट ऑफ द बेसिकली एडिशनल करंट एसेट्स दैट आर यूजुअली रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द एक्टिविटी। वो क्या करते हैं, एडिशनल करंट एसेट्स को भी एक्वायर करते हैं। सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ नॉन करंट एसेट्स जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर करेंगे, वो करंट एसेट्स को भी एक्वायर करते हैं, जिससे कि क्या होगा, दैट इज़ हमारे डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन स्मूथली चलाया जा सके। फॉर एग्जांपल लाइक अगर हम एग्जांपल अगर इसका देखें तो जैसे कि देख लो, दैट इज़ यहाँ पे इंक्रीज इन प्रोडक्शन लीड्स टू होल्डिंग ऑफ एन एडिशनल स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड WIP। मतलब आपकी प्रोडक्शन स्लीट को इंक्रीज़ करना, ज़्यादा इन्वेंट्रीज को आप क्या करो, प्रोड्यूस करो, जिससे कि आपके सेल्स ग्रोथ हो। एंड इंक्रीज सेल्स यूजुअली मीन दैट द लेवल ऑफ डेटर्स एंड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट विल इंक्रीज। तो जब आपके ज़्यादा इन्वेंट्री प्रोडक्शन होएगी तो आप सेल भी तो ज़्यादा करोगे क्रेडिट में, इससे क्या होगा, आपके डेटर इंक्रीज़ होगी, फ्यूचर में आपकी क्रेडिट सेल इंक्रीज़ होगी, डेटर से पैसे आएंगे फ्यूचर में, ये सब चीज़ें मतलब आपकी सेल्स ग्रो होगी। फिर अ जनरल इंक्रीज इन फॉर्म्स स्केल ऑफ ऑपरेशंस, फॉर्म्स के अपने ऑपरेशंस में इंक्रीज़ होगी। दैट इज यहाँ पे टेंड्स टू एम्प्लाई द नीड फॉर द ग्रेटर लेवल ऑफ द वर्किंग कैपिटल। फिर कहा जा रहा है कि जनरल क्वेश्चंस देन अराइज, व्हाट इज़ द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर द फॉर्म। ये एक जनरल क्वेश्चन, कितना ऑप्टिमम होना चाहिए वर्किंग कैपिटल। तो एन ऑर्गेनाइजेशन शुड नीदर हैव टू हाई एन अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल नॉर शुड बी द सेम टू लो। मतलब सिंपल सी बात है, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, मतलब एक एडिक्वेट लेवल पे होना चाहिए। फिर कहता है कि it is the job of the finance manager to estimate the requirement of working capital carefully and determine the optimal level of investment in the working capital। ये सारा काम किसका, फाइनेंस मैनेजर का ही। अब यहाँ पे ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल क्या बोलता है, दैट इज यहाँ पे इफ अ कंपनी कह रहा है कि इफ़ द कंपनी करंट एसेट्स डू नॉट एक्सीड इट्स करंट लाइबिलिटी, मतलब कंपनी के जो करंट एसेट्स अगर वो करंट लाइबिलिटी को एक्सीड नहीं करता है, देन इट मे रन इनटू द बेसिकली ट्रबल विथ क्रेडिटर्स दैट वांट देयर मनी क्विकली। मतलब द करंट एसेट्स डू नॉट एक्सीड द करंट लाइबिलिटीज, मतलब करंट लाइबिलिटी से कम ही है, आपके पास लाइबिलिटी ज़्यादा, आपके पास एसेट कम है। इसका मतलब है कि आपने क्रेडिटर से ज़्यादा पैसे ले रखे हैं, ज़्यादा उधारी ले रखा है, ज़्यादा इन्वेंट्री ले रखा है। तो जब आपके पास उसको पे करने के लिए पैसे है ही नहीं, तो इट में रन इनटू द ट्रबल, हो सकता है आपकी बिजनेस ट्रबल में आ जाए। एंड द क्रेडिटर वांट्स देयर मनी क्विकली एंड नॉट बीन एबल टू मीट द इट्स शॉर्ट टर्म, ना आप क्रेडिटर को पे कर पा रहे हो, ना अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे ऑफ कर पा रहे हो, ना कंपनी शैल इवेंचुअली लॉस इट्स। तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, अपनी रेपुटेशंस भी लॉस करेगी। और दूसरा नंबर, मेनी वेंडर्स वुड लाइक टू डू बिजनेस विद देम, मतलब बहुत सारे वेंडर्स जो आपके साथ काम करना पसंद नहीं करेंगे।
अब करंट रेशियो की बात आती है, करंट रेशियो जैसे कि वी ऑलरेडी नो दैट द करंट एसेट्स माइनस द करंट लायबिलिटी, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, राइट. Along with the asset test ratio to settlement has traditionally been considered the best indicator of the working capital situation. मतलब करंट रेशियो एक ऐसा आपके इंडिकेटर बताता है, मतलब बेसिकली आपके वर्किंग कैपिटल के इंडिकेटर सिचुएशंस को बताता है, इंडिकेट करता है कि आपका वर्किंग कैपिटल कैसा है ना. It is understood the current ratio to for the manufacturing firm implies that the firm has an optimum amount of working capital. अगर मान लो कि करंट रेशियो जो है अगर 2 है, इसका मतलब कि फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए कि दैट इज़ आपका जो वर्किंग कैपिटल वो के ऑप्टिमम लेवल पे है. अ हायर रेशियो में इंडिकेट द इनएफिशिएंट यूज ऑफ फंड्स. अगर रेशियो अगर सपोज 3 हो 4 हो ज़्यादा, इसका मतलब कि आपने लाइबिलिटी ज़्यादा ले, मतलब आपने लोन उधारी ज़्यादा ले रखी है और आपके पास आइडियल कैश ज़्यादा पड़ गया. तो ये भी इंडिकेट करता है कि जिसका जितना वर्किंग करंट रेशियो अगर ज़्यादा है तो वो इंडिकेट करता है कि दैट इज़ फर्म हैज़ एन ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. ये तो ठीक है. हायर रेशियो में इंडिकेट दैट इन efficient use of fund, and the lower ratio would mean the liquidity issue mentioned above. ज़्यादा है तो आपका inefficient use of funds है, और lower ratio मतलब liquidity issue है, मतलब आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए आपको बैलेंस बना कर रखना है. फिर बोल रहा है दिस इज सप्लीमेंटेड, बेटा इसको हटा देते हैं. फिर कह रहा है कि दिस इज सप्लीमेंटेड बाय क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो विच शुड बी 1. ये हम आगे देखेंगे, ठीक है. एंड विच शुड बी इम्प्लाई दैट देयर इज अ कंफर्टेबल लिक्विडिटी पोजिशन इफ द liquid current assets are equal to the current liability, when where the quick assets and the quick liquid current assets refers to the current assets less inventory and the prepaid expenses. Banker and financial institutions, financial analysts, investors, and the other people interested in financial statement have for years considered the current ratio at the 2 and the asset test ratio at 1 एज इंडिकेटर ऑफ द गुड वर्किंग कैपिटल सिचुएशन. मतलब जो भी आपके बैंकर्स है, सपोज आप कल को डेट में लोन लेने जाओगे तो आपकी करंट रेशियो देखी जाएगी, एसेट टेस्ट रेशियो देखी जाएगी. इससे क्या होगा, आपके बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल एनालिस्ट जो इन्वेस्ट करने से पहले आपको एनालाइज करेंगे, इन्वेस्टर्स हो गए बड़े बड़े, एंड द अदर पीपल इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो देखेंगे तो इसमें बेसिकली ये देखेंगे करंट रेशियो जो है वो कितना होना चाहिए, दैट इज़ 2 होना चाहिए, और एसिड टेस्ट रेशियो जो है यहाँ पे ये कितना होना चाहिए, दैट इज़ 1 होना चाहिए, एज द इंडिकेटर कि भैया इसके पास गुड वर्किंग कैपिटल सिचुएशन है. एज अ थंब रूल देयर में बी अ क्वाइट एडेक्वाइट. तो थंब रूल ये है कि भैया आप अपना क्वाइट एडेक्वाइट वर्किंग कैपिटल को मैनेज करके चलें. फिर बात करते हैं दैट इज हाउ एवर इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट द ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल कैन बी डिटरमाइंड ओनली विद रेफरेंस टू द पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस ऑफ द स्पेसिफिक सिचुएशन. Thus, in a company where the inventories are easily sellable and the Sunday debtor are good as liquid cash, the current ratio may be lower than the basically 2. Current ratio may be हो सकता है 2 से कम भी, and the firm may sound or where the nature of finished goods were perishable in nature like restaurant, and then also the organizations cannot afford to hold the large working capital amount. On the other hand, an organization dealing in the products which take a longer production time may need the higher amount of the working capital. In a nutshell, a firm should have adequate working capital to run its business operations. मतलब सिंपल सी बात है, फर्म के पास क्या होना चाहिए, एडेक्वेट वर्किंग कैपिटल होना चाहिए. नटशेल में जो क्रक्स है, टू रन द बिजनेस ऑपरेशंस को रन करने के लिए एडेक्वेट वर्किंग कैपिटल होने चाहिए. एंड बोथ द एक्सेसिव एज वेल एज द बेसिकली इनएडेक्वेट वर्किंग पोजीशंस आर डेंजरस. कह रहा है कि एक्सेसिव भी ज़्यादा बेकार है, मतलब ज़्यादा एक्सेसिव कैपिटल नहीं होना चाहिए, ना ही उससे कम होना चाहिए. तो वही चीज़ बोला गया. तो दोस्तों आज हम इतना तक ही कवर करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, राइट. तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ. ऐसे हम काफ़ी हंसते खेलते चीज़ों को करेंगे, मतलब कंप्लीट करना है हमें, बस सिंपल. मैं कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ, ठीक है. ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. ओके बाय.